Okay, so Unit 2, Electromagnetic Field Theory. हाँ, so इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बेसिकली समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेट यानी मैग्नेटिज्म, इन दोनों को मिला के जो फील्ड बनी उसकी जो थ्योरी है हम लोग उसके बारे में पूरा डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर वेरियस टॉपिक्स हैं। हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आई कैसे। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं तो इससे क्या होता है कि थोड़ा स्टोरी फॉर्म में याद करो तो याद रखना बहुत आसान होता है। अगर स्टोरी पता हो पूरे कॉन्सेप्ट की कि क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी मतलब क्या हिस्ट्री रही है, अगर वो बताओ तो बहुत आसान होता है याद रखना किसी भी चीज़ को। चाहे वो हिस्ट्री याद रखना इसलिए ही आसान होता है। हिस्ट्री रटी नहीं जाती है, हिस्ट्री याद रखी जाती है, उससे सीखा जाता है। तो बेसिकली वही हम लोग फिज़िक्स में भी करने वाले हैं। फिज़िक्स को हिस्ट्री के साथ हम लोग कोशिश करेंगे ताकि हिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों का कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और याद भी रहे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। चार्ज की बात करते हैं। चार्ज यानी कि कोई चार्ज है। तो जो हमारे फराडे थे उन्होंने 1831 में बताया कि चार्ज जो है वो रखा हुआ है स्टैटिक, कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसके अगल बगल वो पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बताया फराडे ने 1831 में, फराडे ने बताया। ठीक है, फिर आए ओरिस्टेड। ओरिस्टेड आए, उन्होंने बताया, उन्होंने पहले बताया था, वो फराडे से पहले आया था। तो उन्होंने 1820 में बताया था कि अगर चार्ज जो है वो भाग रहा है यानी करंट है, चार्ज भाग रहा है मतलब करंट है, तो चार्ज अगर भाग रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, ओरिस्टेड ने ये बताया था। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आया मैक्सवेल, बहुत टाइम बाद आए मैक्सवेल। मैक्सवेल आए थे 1831 में, इनका बर्थ हुआ था। तो इन्होंने कुछ 1850 मतलब जब फराडे ये सब बता रहे थे तो उनका बर्थ हुआ था, तब आए मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने बताया कि अगर चार्ज को एक्सेलरेट करा दिया तो वो ई और बी दोनों लेकर घूमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। तो बेसिकली मैक्सवेल की ही है ये सब थ्योरी, जो मतलब जो अगर मैक्सवेल ने समराइज़ किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए रहेंगे इसको पूरा पढ़ने के लिए। तो जैसे ये अब इसमें आते हैं, जो ये चारों तरफ निकल रहा है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको ये नहीं बोल सकते कि डाइवर्ज कर रहा है हर जगह। तो इसलिए एक टर्म आया डाइवर्जेंस, जिसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइवर्जेंस अब दिख रहा है सब डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये 3D टर्म हो। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स आई क्या, डेल बाई डेल वाई जे क्या, एंड डेल बाई डेल जेड के कैप। ओके, सो ये डाइवर्जेंस हो गया। ठीक है, और अब ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर रूप में दिखेगा आपको, सर्कुलर रूप। तो इसको इसके लिए एक मैथमेटिकल टर्म आया डेल क्रॉस यानी कर्ल। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। हाँ, तो अब पहली थ्योरम देख लेते हैं पहले। एक तो होती है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम को क्या है, वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेगी। डीएल है तो डीएल को डीएस में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, और वो कैसे करेगी, डीएल को डीएस में कैसे कन्वर्ट करेगी, जैसे मान लो ई डीएस दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी ई डीएल दिया हुआ है, तो उसको सरफेस में कन्वर्ट करने का तरीका हो गया इसके आगे डेल क्रॉस यानी कर्ल कर दो उसका, तो ई डी एस हो जाएगा। तो कभी भी हमें चैप्टर में ज़रूरत रहेगी तो हम लोग स्टोक्स थ्योरम लगा सकते हैं लाइन को सरफेस में। और एक हमारे पास थ्योरम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस के नाम से ही पता चल गया कि यहाँ पे डाइवर्जेंस आना है। यहाँ पे तो कर्ल वर्ल कुछ दिया नहीं हुआ था, पर हम लोग इससे याद रखते थे कि डाइवर्जेंस मतलब इस डाइवर्जेंस, तो इसमें क्या है, सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करना। तो कभी सरफेस को वॉल्यूम में करना रहेगा तो डाइवर्जेंस ले लेंगे, जैसे ई डी एस है तो वो हो जाएगा डेल डॉट ई डी। ठीक है, तो
ये तो हो गया डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस से डाइवर्जेंस याद हो जाएगा, तो तो फिर स्टोक्स के लिए क्या बचेगा, कर्ल बचेगा, क्योंकि दो ही टर्म तो मैंने बताए, कर्ल और डाइवर्जेंस। तो ये हो गया बेसिकली, ये शॉर्ट समरी हो गई पूरे चैप्टर की, एक हिस्ट्री टाइप की हो गई। ये सब टर्म हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं। You will find out by doing not thinking. Yes, this is most beautiful quote, I think. So, हाँ, तो कोई चार्ज है, ठीक है, चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, तो चार्ज डेंसिटी को रो बोल देते हैं। तो रो क्या होता है, वो चार्ज पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना है, तो वो हो गया चार्ज डेंसिटी। तो ये डी क्यू इंटीग्रेट कर देते हैं, रो डी वी, तो चार्ज आ गया रो डी वी का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चार्ज को अगर क्यू दिखेगा तो हम लोग उसको रो डी वी से सब्सटीट्यूट कर देंगे पूरे चैप्टर में। उसी तरह करंट भी होता है। करंट क्या होता है, करंट है बेसिकली, करंट जैसे ये होती है, रो होता है ये डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, जो जे होता है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी होती है सरफेस पे, तो आई बाई एस होती है, डी आई बाई डी एस कर लो, तो आई डी एस बराबर डी आई, इंटीग्रेट कर दूँगा तो आई बराबर आ जाता है आई डी एस, ठीक है। बेसिक लॉज पे आते हैं, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म। अब शुरुआत होगी लॉज की। सो फर्स्ट लॉ इज गॉस लॉ, ठीक है। हम लोग गॉस लॉ और इनके साथ ही हम लोग मैक्सवेल के लॉ भी करते जाएंगे। तो बेसिकली अगर हिस्ट्री में जाकर क्या हुआ था, ये सारे लॉ जो नाम से मैं बताऊंगा वो उन्होंने साइंटिस्ट ने दिए थे, बट फिर इनमें एक डिफेक्ट था, तो फिर गॉस आए, सॉरी मैक्सवेल आए, और उन्होंने फिर अपने नाम से चारों लॉ जो पहले से एग्जिस्ट करते थे, एक को उन्होंने खाली फोर्थ लॉ को मॉडिफाई किया था, तो खाली फोर्थ लॉ को उन्होंने मॉडिफाई किया और चारों लॉ अपने नाम से लगा दिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो उसी को मैक्सवेल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं, बट हम लोग उसके पहले की बात अभी कर रहे हैं, साथ में मैक्सवेल भी बता देंगे इसमें। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइम, तो मैंने बताया था फर्स्ट, सबसे पहले मैंने बताया था कोई भी स्टैटिक चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ेगा। तो कोई भी प्लेन में एक स्टैटिक चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ रहा है चारों तरफ, तो वो क्या जनरेट करेगा, फ्लक्स जनरेट करेगा। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस, बस इंटीग्रेशन। और क्या हो जाएगा, जो चार्ज इनक्लोज्ड है, मतलब जो सरफेस के अंदर चार्ज है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी। ये मटेरियल पे डिपेंड है कि मटेरियल परमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसा अगर मटेरियल परमिट करेगा तो उस हिसाब से एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये तो गॉस ने बताया। अब फिर उसमें मैक्सवेल ने आके क्या किया, मैक्सवेल ने कुछ नहीं, ये मैक्सवेल ने आके बस क्या किया, ये जो क्यू था इसको रो डी वी कर दिया और 1/एप्सिलॉन, बस मैक्सवेल ने आके ये किया था, क्यू को रो डी वी करते। क्योंकि उस समय जब गॉस ये बता रहा था, गॉस को मैथमेटिकली ये नहीं पता था कि क्यू जो है वो रो डी वी के बराबर होता है, बस मैक्सवेल जब तक आया था तो उसको पता चला। तो अब हमें पता है कि सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पर यहाँ पे वो लगा देते हैं, तो ये वॉल्यूम में चेंज हो गया, वॉल्यूम में चेंज हो गया, तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो डेल डॉट ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट, तो रो आ जाएगा, तो रो बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये हो गई मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, del dot E is equal to rho by epsilon naught. This is Maxwell's first equation in differential form, and this is Maxwell's first equation in integral form. This one, okay. So ये गॉस लॉ कवर हो गया, फर्स्ट लॉ। हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे जो भी वो इक्वेशन बनेगी, तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे होगी डेल डॉट ई बराबर रो बाय एप्सिलॉन नॉट, साइड में लिख लीजिए, काम ही आएगी, अभी हर डेरिवेशन में लगेगी ये मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशन। तो फर्स्ट गॉस लॉ क्लियर हुआ। अब पहले मैंने बताया था कि चार्ज कांस्टेंट है, फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई थी,
सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई थी। तो गॉस ने ही मैग्नेटिज्म में भी लॉ दिया था, जिसको गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बोल दोगे। वो फर्स्ट था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। तो गॉस लॉ ने मैग्नेट को क्या बताया, बेसिकली इस लॉ का सार तो यही है कि इलेक्ट्रिक जो वो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई भी नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, मान लो उसको हमने बीच से तोड़ दिया, तो क्या नॉर्थ साउथ अलग हो जाएगा? नहीं, तोड़ा तो नॉर्थ और साउथ उस मैग्नेट में भी अलग से बन जाएगा। तो यही गॉस ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं तो वो अंदर चल जाएगा। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कोई भी सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई और क्रॉस कर ली, तो फ्लक्स जो है वो इन और फ्लक्स आउट ये बराबर हो गया। तो फ्लक्स इन बराबर फ्लक्स आउट हो गया, तो जो बेसिकली फ्लक्स है वो ज़ीरो हो गया। बाहर अंदर जाने वाला बराबर बाहर जाने वाला, फ्लक्स ज़ीरो हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग सरफेस एरिया इज ज़ीरो, यानी फ्लक्स ज़ीरो। ये हो गया मैक्सवेल्स सॉरी गॉस का सेकंड है। मैक्सवेल ने इसमें आके क्या किया, मैक्सवेल ने आगे इधर डाइवर्जेंस लगा दिया, डेल डॉट बी, इसको डीवी में चेंज किया वॉल्यूम में, और ये ज़ीरो इधर तो कुछ होगा नहीं। तो ये मैक्सवेल्स ने बस इतना काम किया, ये हो गया मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन, डेल डॉट बी। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ऊपर वेक्टर का सिंबल, डेल डॉट बी ज़ीरो, ये मैक्सवेल्स सेकंड लॉ हो गया। ओके, सेकंड इक्वेशन। सो नाउ थर्ड, अब क्या, फराडे आ गए। गॉस ने अपना काम खत्म किया, अब आए फराडे ने अपना लॉ दिया, EMI वाला, सॉरी फराडे, हाँ लॉ ऑफ EMI को फराडेस लॉ आ गया। फराडे ने क्या बताया कि ये कोई सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट हमने बता दिया गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। अब वो रिस्टेट के फैन थे, वो लेके आए यहाँ पे मैग्नेट, तो उनको पता चला कि जब वो मैग्नेट लाएंगे तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यहाँ पे तो क्लॉकवाइज होगी, बट यहाँ पे जब वो लाए तो यहाँ पे उनको एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों में दी, इसका रीज़न तो अभी नहीं समझेंगे, बट यहाँ पे क्लॉकवाइज मिली, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिली। तो इससे क्या पता चला कि इससे EMF जनरेट हुआ। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या है, वोल्टेज है। बट जब फराडे ने डिस्कवर किया था तब किसी को पता ही नहीं था कि वोल्टेज क्या होता है, तब वोल्टेज नाम एग्जिस्ट नहीं करता था दुनिया में। पहले उस समय बोलते थे वोल्टेज को ही EMF बोला जाता था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ -dV/dt, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन का चेंज पर, मतलब इसको जैसे जैसे टाइम के साथ आगे लाए पीछे लाए, तो वो जो चेंज हो रहा है वो EMF जनरेट करवा रहा है। ये बताया था फराडे ने। d5 क्या होता है, फाई होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर, सो तो d5/dt हो गया। और ये माइनस सिंबल यही दिखा रहा है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो EMF आ गया -d5/dt। अब इसमें आगे मैक्सवेल ने बहुत अच्छा काम किया था। इसमें मैक्सवेल ने बताया कि मतलब मैक्सवेल के बाद ही वैसे वोल्टेज डिस्कवर था, पर वो इसको EMF को वोल्टेज बोल दें, तो वोल्टेज होता है E/d, सुना होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फिर वोल्टेज होता है E/d, सॉरी ये होता है E = V/d होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V/d होता है, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो जो वोल्टेज है वो E/d के बराबर हो जाता है, यानी EMF जो है वो E/d के बराबर होता है, EMF, ठीक है। उस EMF जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं E/dl, dl यानी डिस्टेंस, यहाँ पे d है तो यहाँ पे l मतलब डिस्टेंस, बहुत छोटी सी डिस्टेंस, और फ्लक्स हमें पता है कि B/ds के बराबर होता है, सेकेंड वाली इक्वेशन से दोनों को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो आ जाएगा E.dl बराबर -d5 फ्लक्स B.ds/dt। अब लेंथ को सरफेस में चेंज कर दो,
तो ये आ जाएगी डिफरेंशियल फॉर्म में। लेंथ को सरफेस में चेंज कैसे करते हैं, स्टोक्स थ्योरम कर ले लो इसका, ठीक है, इसका कर लिया, ds बराबर माइनस dy dt v डॉट ds। अब ये इंटीग्रेशन हट जाएगा तो ये मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस dy dt डी माइनस डी वी डी टी, ठीक है। ये होगा मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, ये यहाँ लिख लेते हैं, डेल क्रॉस बी डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी वी डी, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। फैराडेज लॉ से मैक्सवेल ने अपनी थर्ड इक्वेशन, अब बेसिकली जो मैक्सवेल का काम था वो फोर्थ इक्वेशन पे ही मैक्सवेल ने काफ़ी काम किया था। फोर्थ इक्वेशन ध्यान से देखते हैं, फोर्थ इक्वेशन किसने दी थी, एम्पेयर्स ने दी थी, जिसको बोलते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है, ट्वेल्थ में भी था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है आई, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसको बी बोल दो, सर्कुलर रूप में मैग्नेटिक फील्ड घूमती रहेगी, कोई भी वायर है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ घूम रही है, तो उसका डीएल लेंथ उठाओ, तो जब मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल लेंथ को चेक करोगे तो आई इंटू म्यू नॉट के बराबर होगी, म्यू नॉट भी प्रॉपर्टी ऑफ वायर है मटीरियल, ठीक है, ठीक। तो यही है, एम्पेयर ने तो इतना ही बताया था, बट फिर मैक्सवेल ने आके इसमें क्या किया, मैक्सवेल ने वापस आके जो आई था उसको मैंने बताया था कि जे डॉट डी एस लिख सकता है, तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट, इसको लिख दिया जे डॉट डी एस। अब लाइन को वापस सरफेस में चेंज कर दिया, लाइन को सरफेस में चेंज करने के लिए क्या लोगे, डायरेक्ट वो लोगे, कर लोगे डी एस, तो म्यू नॉट जे डॉट डी एस का ये इंटीग्रेशन दो तरफ काटो तो ये हो जाएगा जे नॉट इंटू जे, ये हो गई मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। नहीं, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन अभी ये पूरी नहीं है, अभी फिर मॉडिफाई करेगा मैक्सवेल, फिर आएगी, तो अभी के लिए ये लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी के लिए तो लिख ही सकते हैं, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट इनटू जे, अभी मैक्सवेल करेगा उसको, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशन आ गए मैक्सवेल की, और साथ साथ हम लोगों ने जो पुराने लॉस थे सब वो भी कवर कर लिए, ठीक। कंटिन्यूटी इक्वेशन देखते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है करंट, बस यही है कंटिन्यूटी इक्वेशन। जो आई है उसको जे डॉट डी एस लिख सकते हैं, और जो क्यू है उसको रो डॉट डी वी लिख सकते हैं, बस ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। बट हम लोग डी एस को डी वी में चेंज करेंगे, सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यानी ये माइनस और डी वी, तो क्या बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन कटा, तो डेल डॉट जे बराबर माइनस डी रो बाई डी टी, दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन यही है, आई बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू करंट, दैट इज करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट, बस यही कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसी को बस हम लोग मॉडिफाई करके यहाँ तक लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आए मैक्सवेल ने जो काम किया है, थर्ड वो तीन इक्वेशन तो मैक्सवेल ने शुरू की कॉपी करी थी, ठीक है, काम उसने फोर्थ में किया है, तो फोर्थ में उसने क्या काम किया है वो देखते हैं। तो इसमें आया सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट को ये भी बोल देते हैं कि मॉडिफिकेशन इन एम्पेयर्स, जो एम्पेयर्स लॉ था ये था बेसिकली, तो इसमें मॉडिफाई जो किया मैक्सवेल ने वही है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट करंट देखते हैं क्या है, पहले देख लेते हैं है, तो
सर्किट बनाया, इसमें कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे बैटरी, ठीक है, ये की हो गई जो ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे करंट जा रहा है। तो अब क्या था कि जब यहाँ पे चेक करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बताया करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक। तो यहाँ पे अगर कंपास लाओगे तो वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक, ये क्लोज का जबकि जीरो जबकि क्लोज का, ठीक। तो यहाँ पे तो चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो चार्ज होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी जब यहाँ पे कंपास लेके आए जब यहाँ पे कंपास लेके आए तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्ट हो गया। अब वो पता कैसे चले यहाँ पे कैसे डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं था, ये तो कैपेसिटर है तो खाली स्पेस है, यहाँ पे डिफ्लेक्ट कैसे हो गया। तो फिर जब ये इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इसलिए जब यहाँ पे भी कंपास लाएंगे तो यहाँ पे भी वो डिफ्लेक्ट मारेगा। तो कंपास का डिफ्लेक्शन कैसे हुआ, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे कंपास डिफ्लेक्ट मारेगा। तो अभी तक तो हमें पता था, थर्ड इक्वेशन से हमें ये पता था कि ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट इज dB by dt generates the electric field by third equation, that's Faraday's cave. So but in fourth equation क्या हुआ कि ड्यू टू चेंजिंग नेचर लव सिमेट्री, अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो मैक्सवेल को पता था, सिमेट्री के बारे में पता था। मैक्सवेल ने बोला अगर इसकी वजह से आ रहा है ना तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो जब ये एक्सपेरिमेंट सब किया गया तो पता चला कि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर के अंदर, जो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो वो निकाला गया कि अब वो है क्या, वो कैसे निकला, वो सब अभी देखते हैं। अभी देख लेता है कि ये अभी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। यूजिंग एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर्स लॉ क्या था, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट इनटू जे, ठीक है। तो टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, जो बोथ साइड डाइवर्जेंस लिया, म्यू नॉट कांस्टेंट है तो बाहर डाइवर्जेंस इनटू जे। अब किसी भी क्वांटिटी को डाइवर्ज करो और घुमाओ साथ में तो वो पॉसिबल है, मतलब कोई भी क्वांटिटी ऐसे बाहर की तरफ जा रही है और घूम रही है, पानी की बाल्टी में ऐसे पानी घुमाओगे तो वो खाली घूमेगा और बाहर की तरफ जाएगा, तो उससे क्या होगा, बीच में एम्प्टी हो जाएगा। तो बेसिकली इसका लॉजिक ये है कि जब किसी भी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस और कर्ल साथ में करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, डेल डॉट जे जीरो आ गया, डेल डॉट जे जीरो आ गया अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स। बट अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन थी वो तो ये बता रही थी कि डेल डॉट जे होता है माइनस डी बाई डी टी। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड थी, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, वो तो गलत है ही नहीं, वो तो एकदम सही है। तो यहाँ पे एम्पेयर्स फंस गए, यहाँ पे एम्पेयर्स का लॉ गलत हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट आया जो कि इस इक्वेशन को बचाएगा, नहीं तो ये इक्वेशन ही गलत हो जाए। ये इक्वेशन गलत होने के पूरे चांसेस थे, बट वो मैक्सवेल आके उसको बचा के गए। तो मैक्सवेल आए तो इसके दो डेरिवेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट के, पहले छोटा वाला करेंगे फिर बड़ा वाला करेंगे, ओके। डिस्प्लेसमेंट करंट की दो डेरिवेशन। तो फ्लक्स बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सभी को पता है। फ्लक्स जो है वो चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, जो भी चार्ज होगा सर्विस के तो उसके बारे में। तो अब डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू टी, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रहेगा तो उसको इधर भी करते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हुआ। तो डी क्यू बाई डी टी क्या है, आई, तो आई बराबर
एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी, सॉरी डी फाई बाई डी टी, ये आई है ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी के बराबर है। अब आई को पता है, आई को क्या बोलते हैं, जे डॉट डी एस, आई जे इंटू डी एस होता है। एप्सिलॉन नॉट बाई डी टी, फाई क्या होता है, फाई होता है ई डॉट डी एस, दो वो भी तो सरफेस ई डॉट डी एस लिख सकता है, तो डी एस काटो तो जे बराबर आ जाता है एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ये गया डिस्प्लेसमेंट करंट, जे बराबर एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। इसी को हम लोग मेथड टू से भी कर सकते हैं, ये बेसिकली अच्छा मेथड है, तो मैं यही प्रेफर करूँगा एग्जाम को, बट इसको एक और मेथड से किया जा सकता है। ये मेथड एक बार देख लेते हैं, फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करो, डी क्यू बाई डी टी को आई लिखो, एप्सिलॉन नॉट उधर भेजो, फिर आई को चेंज कर दो जे डी एस में, और फ्लक्स को चेंज कर दो ई डी एस में, आ गया, ठीक है। गर्मी, तो लेट्स सी मेथड वन। तो मेथड वन क्या बोलता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर यूनिट लेंथ से एम्पेयर्स लॉ बेसिकली म्यू नॉट आई के बराबर। फोर्थ इक्वेशन की बात करें, फोर्थ इक्वेशन ले, ठीक, और अब जिसमें जैसे जैसे मैक्सवेल ने बताया था, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं उसमें, तो जैसे मैक्सवेल ने बताया था जब यहाँ पे आ गए थे जे में, तो ये जे के साथ में कुछ और भी रहेगा। मैक्सवेल ने यही तो बताया था कि कैपेसिटर जहाँ चार्ज नहीं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो है, तो जे प्लस जे डैश मान लिया, पता नहीं रहा, चलो देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, टेकिंग डाइवर्जेंस, जब बोथ साइड डाइवर्जेंस करेंगे तो ये तो क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, मैंने बताया डाइवर्जेंस कल साथ में, तो बाकी यहाँ पे आएगा म्यू नॉट इंटू डाइवर्जेंस प्लस डाइवर्जेंस इंटू जे डैश, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये जीरो के बराबर है। तो अब म्यू नॉट तो जीरो हो नहीं सकता, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि डेल डॉट जे बराबर माइनस डेल डॉट जे डैश, ये टर्म जीरो होगा, ये टर्म जीरो होगा, मतलब ये इस तरह का कुछ दिखेगा। तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन आओगे तो डेल डॉट जे की वैल्यू थी माइनस डी रो बाई डी टी, ठीक है, तो माइनस से माइनस कर, तो डी रो बाई डी टी बराबर डेल डॉट जे डैश। अब गॉस लॉ अगर याद हो तो गॉस लॉ क्या था, डेल डॉट ई बराबर रो बाय एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट एकदम सबसे पहले, तो इससे रो की वैल्यू क्या आ गई, डेल डॉट ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये रो की वैल्यू यहाँ रख दें, रख के देखते हैं, डेल डॉट जे डैश बराबर डी, एप्सिलॉन नॉट को बाहर ही ले लेते हैं, डेल डॉट ई बाई डी टी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बन रहा होगा। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट डन ही है। दोनों तरफ से डाइवर्जेंस काट देते हैं, डाइवर्जेंस का जो काम ही नहीं, जे डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, यही है डिस्प्लेसमेंट करंट जे डैश, जो कि यहाँ पे अब हम लोग ऐड कर देंगे। तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या हो जाएगी, डेल मतलब इंटीग्रल है डिफरेंशियल ऑफ डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इन डिफरेंशियल फॉर्म, ओके। So we are done with all the fourth equation of Maxwell with continuity equation and displacement current का derivation भी हमने देख लिया, continuity equation भी देख ली। बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है मैक्सवेल्स इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म, तो इंटीग्रल फॉर्म में ये तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है, तो इंटीग्रल फॉर्म इससे पहले वाली जो फॉर्म होती है इंटीग्रल फॉर्म, तो वो ई डॉट डी एस इंटीग्रल फॉर्म में मैं बता देता हूँ क्या होता है कि क्यू एप्सिलॉन नॉट
सेकेंड इक्वेशन मैक्सवेल की बी डॉट डी एस बराबर 0, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0। थर्ड इक्वेशन क्या थी मैक्सवेल की, नॉट इंटीग्रल फॉर्म में कि वो यहाँ से निकली थी, ई एम एफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इसको ई एम एफ जो होता है वो वोल्टेज होता है, वोल्टेज होता है ई इंटू डी होता है वोल्टेज, यानी इलेक्ट्रिकल इंटू टाइम होता है। तो उसको लिख दिया था ई डॉट डी एल बराबर फाई को लिख दिया था वी डॉट डी एस बाई डी टी। यही हो गई मैक्सवेल। उसके बाद इसको लाइन को सरफेस में चेंज कर देंगे कैप लेके, तो डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगी। तो फोर्थ इक्वेशन जो थी मैक्सवेल की वो एम्पेयर्स लॉ थी। एम्पेयर्स लॉ क्या होता है, तो मॉडिफाई कर दिया था एम्पेयर्स लॉ को, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट, उसको बस एक स्टेप पीछे ले जाओ, आई प्लस म्यू नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ठीक है, नहीं इसको इसी तरह लाने दो, इसी फॉर्म में ले लेता हूँ। फोर्थ इक्वेशन में मैक्सवेल की इंटीग्रल फॉर्म में मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन लिखता हूँ वापस से मैं। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इन इंटीग्रल फॉर्म होगी बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस प्लस एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ठीक है, ये हो गई मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। इन इंटीग्रल फॉर्म डिफरेंशियल फॉर्म वाली सारी ये लिखी हुई हैं पहले से ही, क्योंकि वो डिराइव ही करी थी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें सारी इक्वेशन का, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में बता देता हूँ ऐसे ही, बड़ा इजी है। जब इक्वेशन लिखी हुई है तो अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी कवर हो जाएगा। जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये कहाँ से आई थी, गॉस लॉ से। तो इसको बोल सकते हैं कि दिस इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या बता रही है, this is the relation between E, that is electric field, divergence in electric field, and charge density. Rho is charge density. It is deriving the relationship between electric field and charge density. So is this a time independent or time dependent? No time in the term, so it is a time independent equation. These are the physical significance of this equation. Now talking about this equation, so this is a time independent equation first of all. Second of all, what is it telling? It is telling that magnetic field lines passing per unit area, that is 0. तो यही बताएगा डाइवर्जेंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज 0, यही बोल दो। ठीक है, एक और चीज़ बताती है ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ये थी क्या, ये थी गॉस लॉ एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है, दिस इज बेसिकली द फैराडेज लॉ। ठीक है, ये क्या बता रही है, ये बता रही है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, due to the change in magnetic field produces electric field. Okay, this is a time dependent equation because यहाँ T दिख रहा है। What, so now talking about fourth equation, this is the modified Ampere's law, modified Ampere Maxwell ने modify करके ये term लाई है। ठीक है, तो ये क्या बता रही है, due to the change of electric field it produces magnetic field, just contradictory. Okay, and this is a time dependent equation. These are the physical significance or all these Maxwell's equation. Okay, ठीक है।